सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं गज़ा से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ जिसमें इजराइल का झूठ का पर्दा चाक होता है। नाज़रीन, इजरायली फ़ौज ने गज़ा में 15 इमरजेंसी एहलकारों के कत्ल करने और उनकी लाशों और गाड़ियों को दफन करने के बाद उसे एक प्रोफेशनल एरर करार दिया है। आइए नाज़रीन इस वाक़े की टाइम लाइन पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, अभी एक हफ़्ता कबल ही 23 मार्च को सुबह 4 बजे एक एम्बुलेंस को ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया और उससे बेसिकली राब्ता नाज़रीन मुनक़ता हो गया। तो सुबह 5 बजे पहली एम्बुलेंस उसे तलाश करने निकली। पैरामेडिक्स ने रेडियो पर बताया कि वो तल सुल्तान के रास्ते में हलाकतें देख रहे हैं और मज़ीद 2 एम्बुलेंसेज, एक फायर ट्रक और दीगर इमरजेंसी गाड़ियाँ भेजी गईं। इजरायली फ़ौज ने उन पर 5 मिनट से ज़ायद गोलियाँ बरसाईं अंधाधुंध और कुछ मिनट बाद ही एक यूनाइटेड नेशंस की कार वहाँ रुकी तो उस पर भी फायरिंग की गई। PRCSP टीम से राब्ता खो बैठी और अगले दिन 24 मार्च को इजरायली फ़ौज ने इस इलाके तक रसाई रोक दी। 27 और 28 मार्च को UN और फ़लस्तीनी अहदेदारों को महदूद रसाई मिली। उन्होंने गाड़ियों और गज़ा सिविल डिफेंस मेंबर की लाश बरामद की, लेकिन 30 मार्च को मज़ीद 5 सिविल डिफेंस एहलकार, एक UN एम्प्लॉय, 8 PRCS वर्कर्स की लाशें एक कब्र में पाई गईं। नवा PRC वर्कर असद-उन-नसारा अब भी इसराइल की हिरासत में हैं और नाज़रीन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसराइल ने इस हमले में 15 मासूम इमरजेंसी वर्कर्स को शहीद किया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मकतूल पैरामेडिक रफ़त रिजवान के फ़ोन से एक वीडियो मिली है जो टीम के आखिरी लम्हात दिखाती है। वीडियो में साफ नज़र आता है कि आगे फायर ट्रक और एम्बुलेंसेस चल रही हैं, तमाम गाड़ियाँ शनाख्त की थीं, इमरजेंसी लाइट्स की थीं और जब वो सड़क के किनारे लाशें और एम्बुलेंसेस देखकर रुकते हैं तो इमरजेंसी एहलकार गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। कुछ ही लम्हों बाद शदीद गोलियाँ अंधाधुंध बरसना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे गोलियों की तरतराहट और आवाज़ बढ़ती रहती है तो रिजवान की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी वालदा से माफ़ी मांग रहा है और मरने से पहले कलमा शहादत पढ़ रहा है। ये वीडियो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये एक मुनज़्ज़म कत्ल था और एक मैसेकर था, ना कि जैसा कि इजरायली रिस्पॉन्स जिसमें कहा गया था ये कोई प्रोफेशनल एरर है। इजरायली फ़ौज की इन्वेस्टिगेशन ने उसे प्रोफेशनल फेलियर और मिसअंडरस्टैंडिंग करार दिया और किसी पर भी चार्ज नहीं किया गया। नाज़रीन, ये एक झूठ का पलंदा है इजराइल का मौक़िफ़ और उन्होंने एक डिप्टी कमांडर को एक बेसिकली रिपोर्ट देने पर बरतरफ किया और एक कमांडिंग ऑफिसर की सरजनिश की। मेजर जनरल योआ हराय ने कहा है कि 2 रेस्क्यू एहलकार पहले वाक़े में, 12 दूसरे वाक़े में और 1 तीसरे वाक़े में मारे गए। इजराइल का दावा है कि रात के अंधेरे में फ़ौजियों ने एम्बुलेंसेस को नहीं पहचाना, जो कि नाज़रीन सरासर एक झूठ है। उन्होंने कहा कि नाइट विजन ड्रोन्स और गॉगल्स में फ्लैश लाइट्स कम नज़र आती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रिफ्लेक्टिव यूनिफॉर्म में मेडिकल वर्कर्स को ना पहचाने। नाज़रीन, ये तो कोई आम फहम इंसान भी पहचान सकता है कि कौन इमरजेंसी सर्विसेज हैं। गज़ा सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद अल-बसल ने बताया कि कई टीम मेंबर्स के हाथ पांव बंधे हुए थे और सर और जिस्म पर गोलियों के जख्म थे। ये इस बात का सबूत है कि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स के तौर पर पहचान कर करीब से फायरिंग करके शहीद किया गया। बगैर किसी सबूत के इजरायली रिपोर्ट ने दावा किया है कि 6 मकतूलीन हमास मेंबर्स थे। हालांकि इज्तिमाई खबर में कोई फ़लस्तीनी फाइटर नहीं मिला। रहमान ने मीडिया को बताया कि कोई पैरामेडिक मुसल्ला नहीं था और किसी गाड़ी में कोई हथियार नहीं मिला। ये इजराइल की सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का नाज़रीन मयार है जो कि एक्सपोज करता है वो किस तरह अपने ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस को कवर अप करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के खुद जायज़े अक्सर आज़ाद ना होने और शफाफियत से महरूम होते हैं। 2022 में इजराइल ने कहा था कि अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट वाक़े को फ़लस्तीनियों ने गोली मारी थी और जब मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने उसे गलत और झूठ करार दिया तो इजराइल ने उसे भी एक प्रोफेशनल एरर ही करार दिया और उन्होंने कहा कि ये तफाकन गोली चल गई थी। जनवरी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टॉप प्रोसिक्यूटर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू और उनके साबिक डिफेंस मिनिस्टर योएव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मांगने का दिफा किया, जिसमें कहा गया कि इजरायली वॉर क्राइम्स के इल्ज़ामात की हकीकी तहकीकात नहीं करता। नाज़रीन, PRCS के सदर यूनुस अल खतीब ने अल अरब TV को बताया कि यह बात समझ से बाहर है कि काबिज़ फ़ौजियों ने पैरामेडिक्स की लाशें क्यों दफन की। उन्होंने कहा कि वीडियो जैसे सबूत इजरायली झूठ को साबित करते हैं। इजरायली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने लाशों को
सैंड एंड क्लॉथ में ढांप कर महफूज किया था ताकि बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बरामद कर सके। लेकिन नाज़रीन यहाँ सवाल ये है कि अगर ये वाकई हिफाजत के लिए था तो इसराइल ने कई दिन तक उस जगह तक रसाई क्यों रोके रखी? ये मामला इसराइल के गज़ा में नस्लकुशी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मेडिकल वर्कर्स तक महफूज नहीं है, जब उनकी गाड़ियाँ शनाख्त करना मुश्किल ना हो, लाइट्स जल रही हैं और फिर भी उन्हें टारगेट किया जाए, तो ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एरर नहीं बल्कि एक वॉर क्राइम है। ये जानबूझकर किया गया एक हमला है और गज़ा के 2.3 मिलियन शहरी बेघर हो चुके हैं, हज़ारों शहरी शहीद हो चुके हैं और अब मेडिकल वर्कर्स भी महफूज नहीं। अगर इसराइल वाकई में अपने सेल्फ डिफेंस के हक़ का इस्तेमाल कर रहा है तो सवाल ये है कि क्या मेडिकल वर्कर्स भी दुश्मन हैं? क्या एम्बुलेंसेस भी हथियार हैं? इसराइल की ये जो हरकत है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और जेनेवा कन्वेंशन के तहत मेडिकल पर्सनल या एम्बुलेंसेस को प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन जब आप एक काबिज़ फौज जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की परवाह नहीं करती, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे क्योंकि ये नाज़रीन जो इस वक्त गज़ा में सूरत है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अब हम चलते हैं अमरीका की जानिब और वहाँ पर टैरिफ्स की जो एक बारिश है वो बरसात कम ही नहीं हो रही और एक इक़्तिसादी अपडेट आई है कि नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आज हमारे पास बेसिकली नाज़रीन जो लेटेस्ट खबर यही आई है कि सोलर पैनल से मुताल्लिक हैरान कुन उन्होंने डिसीजन लिया है जिसमें अमेरिका ने कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर 3521% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 3521%। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत हैरान कुन नंबर है और अमेरिका के बेसिकली नाज़रीन कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये इकदाम किया है। ये इन्वेस्टिगेशन 1 साल पहले शुरू हुई थी जब अमेरिका के कई बड़ी सोलर इक्विपमेंट कंपनीज़ ने उस वक्त के सदर जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की थी कि उनके अमेरिकन ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। नाज़रीन ये टैरिफ्स 2 इल्ज़ामात के जवाब में लगाए गए हैं। पहला ये कि चीन इन ममालिक की कंपनीज़ को दे रहा है और दूसरा ये कि ये कंपनीज़ अमेरिकन मार्केट में इनफेयरली चीप प्रोडक्ट्स डंप कर रही हैं। अब आइए डंपिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाज़रीन डंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी मुल्क किसी दूसरे में अपनी प्रोडक्ट्स को इंतहाई कम कीमत पर, यहाँ तक के कॉस्ट से भी कम पर बेचता हो ताकि मकामी कंपनीज को मार्केट से निकाल सके, तो उसे डंपिंग कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के तहत वैसे तो गैर कानूनी है। मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुल्कों के लिए टैरिफ के रेट्स मुख्तलिफ है। कम्बोडिया के कुछ सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स कंपनीज को सबसे ज़्यादा 3521% तक का टैरिफ लगेगा क्योंकि उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन में मुनासिब कोऑपरेशन नहीं की। दूसरी तरफ चीनी कंपनी जिनको जिनके मलेशिया में बनाए गए प्रोडक्ट्स पर सबसे कम 41% टैरिफ है। एक अंदाजे के मुताबिक नाजरीन एक और चीनी कंपनी ट्रेना सोलर को थाईलैंड में बनाए गए प्रोडक्ट्स पर 375% का टैरिफ बेसिकली अब देना पड़ेगा और यह सिलसिला ट्रंप के पहले दौर से चला आ रहा है। जब से उनकी पहली एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर टैरिफ्स लगाए, बहुत सी चीनी कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में मुंतकिल हो गई ताकि इन टैरिफ से बच सकें, लेकिन अब अमेरिका उन कंपनीज़ के पीछे भी पहुंच गया है। अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कंपनी, जो कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उनके लीड काउंसिल टिम ब्रायन ने कहा है कि यह अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हतमी फतह है और इस बात की तस्दीक करती है जो हम पहले से जानते थे। चीनी हेडक्वार्टर्स वाली सोलर कंपनियां सिस्टम को चीट कर रही हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका अमरीकी अवाम पर असर पड़ेगा। नाज़रीन 2023 में अमेरिका ने इन 4 ममालिक से तकरीबन $12 अरब के सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट की थी। ये यूएस सेंस ब्यूरो के आदाद शुमार हैं। तो अगरचे ये टैरिफ्स अमरीकी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स की मदद करेंगे, लेकिन उससे अमेरिकन बिजनेसेस और सारिफिन को एडिशनल कॉस्ट का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिकली सस्ते सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो अब मार्केट में दस्तयाब नहीं होंगे। ये जो नए टैरिफ्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले से लगाए हुए टैरिफ्स के ऊपर ऐड होंगे। और याद रहे कि ट्रंप अब तक चीन से आने वाली प्रोडक्ट्स पर 145% तक टैक्सेस लगा चुके हैं। दूसरे ममालिक पर जुलाई तक 10% का ब्लैंक टैरिफ लगाया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते कहा था कि जब नए टैरिफ्स पुराने टैरिफ्स में ऐड होंगे तो कुछ चीनी प्रोडक्ट्स पर टोटल 245% तक टैरिफ पहुंच सकता है। यहाँ पर नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि ये टैरिफ्स उस वक्त अनाउंस हुए जब हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग ने वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा मुकम्मल किया। इस ट्रिप का मकसद चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना और इन ममालिक को अमेरिका की जानिब से जो यूनिलैटरल बॉलिंग कहते हैं उसके खिलाफ मज़ाहिमत के लिए तैयार करना था। जवाब में चीन ने भी अमरीकी प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिया और आखिर तक लड़ने का अज़म जाहिर किया है। ये नाज़रीन ट्रेड वॉर जारी है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर शदीद असरात पड़ रहे हैं। आखिर में यह बताना ज़रूरी है कि यूएस गवर्नमेंट की एक बेसिकली दूसरी एजेंसी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन जून में इन नए टैरिफ्स पर फाइनल फैसला करेगी और आखिरी फैसला
तक हमें इंतज़ार करना होगा कि आया ये जो हैरान कन 3521% तक के जो टैरिफ्स हैं वाकई में होंगे या नहीं। काफ़ी इंसेन नंबर्स आ रहे हैं अमेरिका से एंड इट्स जस्ट क्रेज़ी अगर इसको हम एक लफ्ज़ में इसको समराइज़ करें। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको इजरायली झूठ का पर्दा हमने चाक किया और आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस किस्म के टैरिफ्स लगा रही है। अब हम दोबारा चलते हैं। हमने आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे $2.3 अरब की फंडिंग छीन ली, इस वजह से कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आर्बिट्रेरी फैसलों के आगे सरनगू होने से इनकार कर दिया था। और अब जो अपडेट आई है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है और इस केस की वजह बेसिकली वही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का $2.2 अरब से ज़ायद की ग्रांट्स को फ्रीज करना। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ठीक सुना है, $2.2 अरब। ये पैसे किसी माली स्कैंडल या करप्शन की वजह से नहीं रोके गए, ये सिर्फ इस वजह से बेसिकली कदम उठाया गया क्योंकि हार्वर्ड में पिछले साल गज़ा पर बेसिकली जो नाज़रीन इजरायली जारियत है उसके खिलाफ बहुत भरपूर अंदाज में आवाज़ उठी और एहतजाज हुआ था और गवर्नमेंट ने इन मुजाहिरों को बेसिकली एंटी सेमिटिज्म करार दिया था। तो यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि गज़ा पर इजरायली जंग के खिलाफ आवाज़ उठाना एंटी सेमिटिज्म नहीं है नाज़रीन, ये एक जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाना है जिसमें हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट इसे एंटी सेमिटिज्म कह के यूनिवर्सिटीज़ को खामोश करने की कोशिश कर रही है। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने अपने बयान में कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान फेडरल गवर्नमेंट हार्वर्ड के इन गैर कानूनी मुतालबात पर अमल न करने की वजह से मुतअद्दिद एक्शंस लिए हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो इजराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। नाज़रीन, ये आज़ादी है, बेसिकली किसी चीज़ की भी बोलने की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है और यह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। इस मुकदमे में हार्वर्ड ने मुतअद्दिद एजेंसीज को नामजद किया है जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट और जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। हार्वर्ड की लीगल कंप्लेंट में लिखा गया है कि हुकूमत ने एंटी सेमिटिज्म के खदशात और मेडिकल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और दीगर रिसर्च के दरमियान कोई मंतकी ताल्लुक साबित नहीं किया और ना कर सकती है। ये रिसर्च अमरीकी ज़िंदगियां बचाने, अमरीकी कामयाबी को फ़रोग़ देने, अमरीकी सिक्योरिटी को महफूज रखने और इनोवेशन में अमरीका की ग्लोबल लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए है। यहाँ पर आपको एक और अहम बात नज़र आती है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड की मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च की फंडिंग रोक रही है सिर्फ इसलिए कि वहाँ स्टूडेंट्स ने गज़ा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया था। याद रहे कि कोलंबिया जैसे इदारे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आ गए, वो अपना सरनगू कर चुके हैं, लेकिन हार्वर्ड ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेस के लीड काउंसिल टाइलर कॉर्ड ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फेडरल सिविल राइट्स लॉ को बाईपास करने और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के जरिए आइडियोलॉजिकल मैंडेट्स मुसल्लत करने की कोशिश एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। ये सिर्फ हार्वर्ड का मसला नहीं, ये पूरे अमरीकी तालीमी सिस्टम की आज़ादी का बहुत बड़ा नाज़रीन इम्तहान है। अगर यूनिवर्सिटीज़ को गज़ा पर इजराइल के जंगी जराइम के खिलाफ बोलने से रोका गया तो फिर एकेडमिक फ्रीडम का क्या बनेगा? असल बात यही है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इजराइल की जेनोसाइड को सपोर्ट करने के लिए अपने ही तालीमी इंस्टीट्यूशंस को चुप कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुक्र है कि हार्वर्ड ने डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है। याद रहे कि पिछले साल हार्वर्ड ने 23 स्टूडेंट्स को प्रोबेशन पर रखा था, 12 को डिग्रियां देने से इनकार कर दिया था। ये तमाम वो तुलबा थे जो गज़ा पर इजरायली जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी खुद को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के गैर कानूनी दबाव का शिकार पा रही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका में अब तालीमी आज़ादी का मतलब ये है कि आप इजराइल की हर पॉलिसी को सपोर्ट करें, चाहे वो कितनी ही जालिमाना क्यों ना हो, और अगर आप गज़ा की नस्ल कशी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी? लेकिन ये कि सिर्फ हार्वर्ड नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की बेसिकली जो तालीमी आज़ादी के लिए बहुत अहम है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदालत का क्या आता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि गज़ा पर इजरायली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रहेगा, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना डाला जाए। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। तालीमी आज़ादी नाज़रीन बहुत ज़रूरी है और ये एक नेक शगुन है
कि बेसिकली इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल में हमने आपको चंद माह कबल आपको एक ख़बर बताई थी कि किस तरह गूगल अपनी मोनोपोली के थ्रू पैसे देके अपने बेसिकली जो हर सर्च डोमेन है वो अपना कायम करना चाहता है। तो नाज़रीन अब उसी से मुताल्लिक एक ख़बर आई है और ये ख़बर आज ब्लूमबर्ग की जीनत बनी। और नाज़रीन बेसिकली ख़बर ये है कि इस दफ़ा सर्विस जेमिनाई एआई उसके लिए गूगल ने बेसिकली पैसे दिए। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक गूगल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ी रकम अदा कर रहा है ताकि उसका मॉडल जेमिनाई सैमसंग एआई के स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल हो सके। आपको बताते चलें कि यह मालूमात एक वफाकी अदालत में चल रही हैं और गूगल के एंटी ट्रस्ट मुकदमे के दौरान सामने आई हैं, और इस एंटी ट्रस्ट मुकदमे की हम आपको तफसीलात कई माह कबल भी दे चुके हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म्स और डिवाइस पार्टनरशिप्स के वाइस प्रेसिडेंट पीटर फंटजेरएल्ड ने बताया कि गूगल जनवरी से सैमसंग डिवाइसेस की बेसिकली एम्बेडिंग एआई जेमिनाई से मुतालिक अखराजात अदा कर रहा है। यह मुआहिदा कैसे काम कर सकता है? बेसिक सादा है नाज़रीन, क्योंकि गूगल हर उस डिवाइस के लिए माहाना एक मुकर्ररा रकम अदा करता है जिसमें जेमिनाई इंस्टॉल होती है। इसके अलावा जेमिनाई ऐप के अंदर दिखाए जाने वाले इश्तहारात से जो आमदनी हासिल होती है उसमें से भी एक हिस्सा सैमसंग को दिया जाता है। फंटजेरएल्ड का कहना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 2 साल तक चलेगा और 2028 तक बढ़ाया जा सकता है। अगरचे गूगल सैमसंग को कितनी रकम अदा कर रहा है उसका खुलासा नहीं बताया गया, लेकिन अब अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मौक़िफ़ भी देखते हैं। उनका कहना है कि गूगल अपनी बेसिकली एआई का इस्तेमाल करते हुए सर्च इंजन में अपनी डोमिनेंस को मज़ीद बढ़ा सकता है। डिपार्टमेंट के मुताबिक गूगल जेमिनाई के इर्द गिर्द अपनी डोमिनेंस मजबूत करने के आसार दिखा रहा है और सैमसंग को हर महीने एक बहुत बड़ी रकम अदा कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा कि नवंबर 2023 में एपिक गेम्स जो कि बेसिकली फोर्टनाइट की क्रिएटर है, बहुत बड़ी एक वीडियो गेम है फोर्टनाइट, उसकी जानिब से दायर करदा मुकदमे में एक बात सामने आई थी कि गूगल ने सैमसंग को 4 सालों में $8 अरब अदा किए थे ताकि उसका सर्च इंजन और प्ले स्टोर सैमसंग मोबाइल डिवाइसेस पर बतौर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो। ब्लूमबर्ग ने इस मामले पर एक अहम नुक्ता उठाया है। उनका कहना है कि गूगल की इंस्टॉलेशन फ़ीस अदा करने की ये प्रैक्टिसेस दो बार गैर कानूनी करार दी जा चुकी हैं, फिर भी जारी हैं। और पिछले साल अमरीकी अदालत ने फैसला दिया था कि सैमसंग डिवाइसेस पर अपने सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए गूगल का फ़ीस अदा करना नए एंटी ट्रस्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और दिलचस्प बात नाज़रीन यहाँ पे है कि ट्रायल के दौरान गूगल ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस दावे की तरदीद करते हुए कहा था कि एआई का इस्तेमाल करते हुए सर्च इंजन में अपनी डोमिनेंस मजीद बढ़ाना चाहता है। गूगल का कहना था कि इस मुकदमे के दायरा कार से बाहर की बात है। ये पूरी टेक इंडस्ट्री के हवाले से नाज़रीन एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, जहां बड़ी कंपनीज अपनी मार्केट पोजीशन मजबूत करने के लिए छोटी कंपनीज को फाइनेंशियल बेसिकली इंसेंटिव्स देती हैं। ये प्रैक्टिस एंटी ट्रस्ट कवानीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि फेयर कॉम्पिटिशन यानी एक मसावात वाला निज़ाम के लिए बनाए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि एआई का वाला मामला नाज़रीन क्यों अहम है। नाज़रीन एआई की दुनिया में मुकाबला बहुत शदीद है। गूगल का जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी एआई मॉडल्स और बाकी सब के साथ मुकाबला कर रहा है। स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादातर बेसिकली नाज़रीन यूज़र्स वही इस्तेमाल करते हैं जो उनके फ़ोन में पहले से मौजूद होता है। ये भी याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में एंटी ट्रस्ट कवानीन का नफाज मज़ीद पेचीदा हो सकता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टेक कंपनीज के बारे में राय कई दफ़ा बदल चुकी है। यहाँ पे देखना होगा कि इस मामले में उनकी पॉलिसी क्या होगी। नाज़रीन ये जो एंटी ट्रस्ट वाला वाक़या है, इसका हम आपको तफसील से आगाह कर चुके थे गुज़िश्ता साल ही, जब हमने आपको बताया था कि किस तरह डोमेन गूगल डोमिनेट करता है। ये उसी की एक और कड़ी है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने आपके बात की कि किस तरह गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है और किस तरह इजराइल झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और उसकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। इनसेन टैरिफ्स के बारे में बताया और आपको ऑब्वियसली जो एक फाइनली हार्वर्ड खड़ी हुई, उन्होंने सर नगू करने से फ़िलहाल तो इनकार कर दिया है। देखते हैं जो मुकदमा आ गया अदालत में दायर हुआ, इसका क्या आगे नतीजा निकलता है। और नाज़रीन टेक से जुड़ी हुई और इन तमाम हवालों से जुड़ी हुई आपको ख़बरों से आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अपने अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।